अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहती हूँ हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट पर, जहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प रोमांस से भरपूर नॉवेल्स। तो आज जो नॉवेल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अपना बना ले। तो जल्दी से नॉवेल का आगाज़ करेंगे, मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट और एक काम जो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में करना होता है वो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाना है ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड को और देखते हैं कि आज की एपिसोड में अनाविया और यूसुफ के दरमियान क्या होने वाला है। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 6। अनाविया को जागते हुए 24 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका था। नींद से उसकी आंखें बोझल थीं, पर अंधेरे कमरे में जाने के बजाय वो उधर राहदारी में ही दीवार से टेक लगाकर नीम गनोदगी में जा चुकी थी। आतिशदान में लकड़ियां डालने के बाद यूसुफ सफ़ीर खड़ा हुआ तो अनाविया को यूं खड़े खड़े ही सोते हुए देखकर उसकी आंखों में तासुफ सा उतर आया था। वो लड़की अभी तक उसकी जैकेट पहने हुए थी और यकीनन अंदर अंधेरे कमरे में जाने से डर रही होगी। यूसुफ सफ़ीर ने पास रखा केरोसिन मिट्टी के तेल का लैंप उठाया और चलते हुए अनाविया के पास आकर अपना बाजू उसके शानों पर फैलाकर उसे अपनी दस्तरस में लिया और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। अनाविया का जहन इस वक्त बिल्कुल माऊफ था, वो सिर्फ सोना चाहती थी। कच्ची नींद के खुमार से भरी आंखों से कुछ देर गायब दिमागी से यूसुफ को देखने के बाद वो अचानक चौंक कर सीधी हुई और उसके हसार से निकली। आप इधर? उसने बामुश्किल अपनी आंखें खोलकर यूसुफ से पूछा, जो अब उसे छोड़कर लालटेन को एक कोने पर रखकर उसे अकेला कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया था। इससे पहले वो कुछ सोचती समझती वो दोबारा उसका बैग लेकर अंदर दाखिल हुआ। तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए बेड तैयार करता हूँ, और ये सिर्फ आज के लिए है, कल से अपना काम तुम खुद करोगी। वो उसका हाथ थामकर उसे बैग पकड़ाकर सामने बिछे लकड़ी के बेड के पास गया। बेड के नीचे झुककर उसने एक प्लास्टिक का बड़ा सा बैग निकालकर खोला। उसमें साफ सफ़ेद रंग की बेडशीट, तकिया पैक था। वो बिस्तर पर साफ चादर बिछा रहा था और वो कोने पर रखी लकड़ी की झूलती हुई चेयर पर अपना बैग रखकर खोल चुकी थी। वो घर से बड़ी जल्दी जल्दी में निकली थी। बस चंद कपड़े ही उसने बैग में रखे थे, जो सारे ही हल्के फुल्के से थे। अब उसे क्या पता था कि दुबई जैसे गर्म इलाके से वो सीधी अलास्का में आकर रुकेगी। अगर पता होता तो वो कुछ गर्म कपड़े भी ज़रूर रख लेती। सारे कपड़े ही लॉन टाइप थे, जो कम से कम यहाँ के मौसम के लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। उसने तो ठंड में अकड़ कर मर जाना था। उसने ब्लैक लंबी ढीली सी शेफोन की मैक्सी नुमा नाइटी निकाली। वो शेख हाशिम सुल्तान की बेटी थी, शहजादियों की तरह पली बड़ी थी। उसका रहन सहन पहनावा सब हाई क्लास था। और अब ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, मैं तो इसमें सर्दी से मर जाऊंगी। वो बड़बड़ाई, बिल्कुल ठीक बोल रही हो तुम। वो बिस्तर ठीक करके अपने चौड़े सीने पर अपने वर्जिशी बाजुओं को बांधता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये किसी और मौका के लिए मुनासिब है। तुम पापा की परी यहाँ इस टाइप का ड्रेस नहीं पहन सकती। वो नाकदाना अंदाज में उसके हाथ में पकड़ी नाइटी को देख रहा था। रात को नाइट ड्रेस पहन कर ही सोया जाता है। अनाविया ने तीखे अंदाज में जवाब दिया, मगर ये नाइट ड्रेस तुम हनीमून पर तो पहन सकती हो, लेकिन कैंपिंग पर, वो भी मेरे सामने, तो हरगिज़ नहीं। बी केयरफुल गर्ल, मत भूलना कि मैं कितना भी अच्छा सही, लेकिन हूँ एक मर्द ही। वो बेपनाह संजीदगी से उसे वार्न कर रहा था, जिस पर वो बस
शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गई थी और तेजी से उसने हाथ में पकड़ी नाइटी को फोल्ड करके वापस बैग में रखा। एनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो यहाँ मेरी मरहुमा माँ के कुछ गर्म कपड़े मौजूद हैं, मैं तुम्हें वो ऑफर कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर एनी ने इस बात में सर हिलाया तो वो उसी कमरे में मौजूद साइड पर बने ऊंचे शेल्फ के पास गया और वहां से उसने एक और एयर टाइट बैग निकाला और उसे लाकर बेड पर रखा। ये देख लो और जो इस्तेमाल करना चाहो कर लेना। उसकी बात सुनकर अनाविया ने इस बात में सर हिलाकर हामी भरी। वो बैग रखकर हाथ झाड़ता हुआ उसके पास आया और बड़े आराम से उसका चेहरा अपनी चौड़ी शफाफ हथेलियों में भरकर बड़ी अकीदत से तुर्क अंदाज में उसके माथे पर अपने लब रखे अनाविया अपनी आंखें बंद कर गई। आज जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए एक बार फिर दिल से बहुत शुक्रिया। वो गंभीर लहजे में बोला तो अनाविया ने आंखें खोल के उसे देखा। वो नरमी से अपनी जैकेट जो अनाविया ने पहनी हुई थी उसमें अटके उसके सुनहरी बाल निकाल कर सीधे करते हुए उसके कान के पीछे करते और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। यूसुफ के बाहर जाते ही अनाविया ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जैकेट उतार कर जमाइयाँ लेती हुई बिस्तर पर दराज हो गई। कंबल को मुंह तक ओढ़कर वो 24 घंटे से जायद जागी हुई लड़की लम्हों में नींद में डूब गई। अनाविया ने एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कंबल से बाहर चेहरा निकाला। रात भर सोने के बाद वो इस वक्त खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रही थी। साइड पर रखी लालटेन का तेल शायद रात भर जलने की वजह से ख़त्म हो चुका था। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। बस मजबूत लकड़ी से बनी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। उसका जहन एक सेकंड को कमरे को देखता हुआ माऊफ हुआ था। ये पुराने ज़माने का लकड़ी का बना कमरा हरगिज़ भी उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से नहीं था, मगर जो भी था वो यहाँ महफूज थी। अंगड़ाइयाँ लेकर वो बिस्तर से उतरी। वो अभी तक अपने पुराने लिबास में थी। कमरे के वाहिद दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा खोला और ठंड से कपकपा कर रह गई। वो पलटकर वापस बेड के पास आई जहाँ साइड पर यूसुफ का दिया उसकी माँ का बैग मौजूद था। उसने ब्लू कलर की डेनिम जीन्स और फुल स्लीव गर्म शर्ट निकाली। अटैच वॉशरूम नामी चीज़ तो इधर कोई थी ही नहीं। उसने एहतियात से कमरे में ही कपड़े तब्दील किए। बैग से हेयर ब्रश निकालकर उसने अपने लंबे कमर से थोड़ा ऊंचे बालों को ब्रश करके संवारा। पैरों में अपने बैग से स्नीकर निकालकर पहने। शुक्र है कि वो ये जूते ले आई थी। तैयार होकर उसने एहतियात से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकली। दिन की रोशनी में तो ये लकड़ी का कॉटेज एक महल सा महसूस हो रहा था। सामने ही बड़ा हॉल नुमा कमरा जिसमें सामने ही आतिशदान में लकड़ियां सुलग रही थीं। साइड पर बड़ा सा किचन, डाइनिंग रूम, वो सब देखती हुई आगे बढ़ रही थी। पूरा कॉटेज भाई भाई कर रहा था। यूसुफ सफ़ीर कहीं भी नहीं था। किचन से ताज़ा बनी कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। वो अंदर आई। सामने लकड़ी के बड़े से चूल्हों में से एक पर स्टील की केतली में गरम गरम कॉफ़ी मौजूद थी। 2 बड़े स्टील के मग साइड पर रखे हुए थे। बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो पलटी। जैकेट के ऊपर मफलर, दस्ताने और ऊनी टोपी पहने दराज कद यूसुफ सफ़ीर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक एल्युमिनियम फ्राइंग पैन था जिसमें ताज़ा पकड़ी हुई मछली मौजूद थी। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग हेड, वो मुस्कुराता हुआ शगुफ्तगी से बोलता किचन में आया। मैं बस अभी उठी थी और यही सोच रही थी कि आप किधर हैं। अनाविया ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा। तुम्हें नींद कैसी आई? वो फ्राइंग पैन चूल्हे पर रखता हुआ लकड़ी की अलमारी खोलकर नमक, काली मिर्च निकालकर चूल्हे के पास आया। मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई और अभी इतना फ्रेश उठी हूँ। ये शायद यहाँ की ताज़ा हवा का असर है।
गुड। वो सर हिलाते हुए मछली को स्ट्रीम करने लगा। आप कब उठे? मैं तो फजर में ही उठ गया था। तुम उधर मेज पर जाकर बैठो, मैं नाश्ता लाता हूँ। उसने अनाविया को हुक्म दिया। मैं आपकी मदद करूँ खाना पकाने में? हमारी यही डील हुई थी ना कि हमें बराबर काम करना होगा। अनाविया ने उसे ऑफर की। काम तो बराबर ही करना होगा। मुझे बर्तन साफ करना, किचन समेटना, घर में झाड़ू लगाना, ये सब सहर लगता है। तुम ये सब करना, बाकी खाना पकाना और खाने के लिए फल, सब्जी, मछली या हिरन का शिकार करना, ये मेरी जिम्मेदारी। वो मछली उलट पुलट करता हुआ बोला। बर्तन धोना, झाड़ू करना? अनाविया ने परेशानी से उसे देखा। उसे भला कहाँ ये सारे काम आते थे। अच्छा, अगर तुम्हें ये नाइंसाफ़ी लग रही है तो आज कुकिंग मैं कर लेता हूँ, सफाई तुम कर लो, और कल कुकिंग तुम कर लेना और सफाई मैं कर लूँगा। वो अब एक बर्तन में अंडे उबलने रख रहा था। पास ही बड़ा सा रबड़ का बैरल था जिसमें पानी भरा हुआ था। ये अंडे यहाँ करीबी कोई दुकान है क्या? अनाविया ने उसको जेब से अंडे निकालते देखकर सवाल किया। ये अंडे मैं 2 मुर्गियों से चुरा कर लाया हूँ। मिस्टर मुर्गा मुझे ढूंढ रहा होगा। वो हंसते हुए उसे आगाह कर रहा था, जो उसके हाथ में पकड़े अंडों को हैरानी से देख रही थी। अंडे उबलने रख कर वो उसके पास आया। चलो, जब तक नाश्ता तैयार हो रहा है मैं तुम्हें ये कॉटेज दिखा दूँ। अब वो उसे कॉटेज का वाहिद वॉशरूम, फिर प्लम्बिंग सिस्टम समझाकर किचन में लाया। ये देखो, ये पानी मैं पास वाले कुएं से भर कर लाया हूँ। हम अपने बर्तन और कपड़े इससे धोएंगे। मगर सबसे पहले उसने साइड पर रखा बड़ा सा लोहे का पतीला उठाया। इसमें पानी भरकर उबाल कर रखना है, जो हम पीने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो उसे एक एक बात समझा रहा था। ये सिलेंडर है, तुम इससे भी खाना पका सकती हो, और लकड़ियों पर भी, जो भी तुम्हें आसान लगे। अब वो उसे चूल्हा ऑपरेट करना सिखा रहा था। ये देखो, अब वो उसे बर्तन, प्लेट, चम्मच, खुश्क मेवे, खुश्क दूध, कॉफ़ी के डब्बे सब दिखा रहा था, और अनाविया सब देखती हुई इस बात में सर हिला रही थी। ऐसा माहौल तो उसने पुराने किस्से कहानियों में पढ़ा था। और वो जदीद दौर की लड़की जिसकी परवरिश शहजादियों की तरह की गई थी कि वो शहजादी ही तो थी, तेल के शहंशाह शेख हाशिम सुल्तान की इकलौती बेटी, जिसने आज तक अंडा भी नहीं उबाला था, मगर अब उसे ये सब करना था। वो ज़हीन थी, आईक्यू उसका बहुत तेज था। उसने इस वक्त वो यूसुफ सफ़ीर को काम करता गौर से देख रही थी, उसकी हिदायत को जहन नशीन कर रही थी कि कल उसकी बारी थी खाना पकाने की। जी तो रीडर्स, यकीनन आपको आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी और आप लोग इस नावल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ, तो इस एपिसोड पर 3K व्यूज़ कंप्लीट कीजिए और 200 लाइक्स भी, तब जाकर आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलेगी। चलिए जनाब, तो आप लोग एपिसोड को एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।